अल अंदलुस में दर्शन पूरब के मुकाबले बाद में शुरू हुआ। यहाँ मुसलमानों और यहूदियों दोनों में दर्शन का विकास हुआ, क्योंकि दोनों ही अरबी भाषा से जुड़े थे। मुसलमानों की आबादी ज्यादा थी, इसी वजह से उनकी संस्कृति का असर ज्यादा था। यहाँ यूनानी विज्ञान और दर्शन के अरबी अनुवादों की बड़ी भूमिका थी। सबसे पहले अरबी दार्शनिक अल-किंदी को अल अंदलुस में शायद इब्न मसरा जानते थे, क्योंकि उन्होंने उनकी बातों की आलोचना की थी। 10वीं सदी के आखिरी समय तक यहाँ शुद्धता के भाइयों का ज्ञान भी पहुँच गया था। इब्न हज़्म, जो ज़ाहिरी सोच के धर्मशास्त्री थे, उन्होंने यूनानी और अरबी दार्शनिकों का विरोध किया, जिनकी किताबें उन्होंने सीधे या परोक्ष रूप में पढ़ी होंगी। लेकिन असली मायनों में दर्शन सबसे पहले शेलोमो इब्न गबीरोल यानी अविसिब्रोन के यहाँ मिलता है। वे मलागा में पैदा हुए थे और सरागोसा में सबसे ज्यादा सक्रिय रहे। फिर ग्रेनेडा और वेलेंसिया गए, जहाँ उनकी मृत्यु हुई। वे यहूदी दर्शन के बड़े नाम थे और अल अंदलुस के पहले मुसलमान दार्शनिकों से भी 2 पीढ़ी पहले के थे। इनके बाद अल अंदलुस के पहले मुस्लिम दार्शनिक अबू मुहम्मद इब्न अल-सिद्द अल-बतल्यूसी, अबू सल्त उमैया और इब्न बाज्जा यानी अवेम्पेस हुए। इब्न बाज्जा सरागोसा में भी सक्रिय थे। अल अंदलुस में दर्शन का देर से विकास होने की वजह सिर्फ ये नहीं थी कि वह इलाका बाकी से दूर था। असली कारण यह था कि दर्शन इस्लामी सोच में कभी भी मुख्य धारा नहीं बना, वो हमेशा किनारे ही पनपा। सबसे बड़ा उदाहरण इब्न सीना है, जो ईरान के इलाकों में रहे, बगदाद कभी नहीं गए और शिया हुक्मरानों के संरक्षण में रहे। अल अंदलुस जगह के हिसाब से तो किनारे पर था, लेकिन विचारों के लिहाज से मुख्य धारा में ही था। यहाँ सुन्नी परंपरा चलती थी, मालिकी कानून का असर था और अशरी सोच कम थी। जब अबुल कासिम सईद इब्न सईद ने अपनी किताब में अल अंदलुस के बारे में लिखा, तो दर्शन की जानकारी बहुत ही कम। सन 1009 से 1031 तक अल अंदलुस में फितना का दौर चला, जो कोर्दोबा के खलीफा के खत्म होने के साथ खत्म हुआ। सरागोसा उस वक्त एक किनारे का इलाका था, लेकिन वहाँ के राजाओं ने कोर्दोबा और बाकी जगहों से आए शायरों, विद्वानों और वैज्ञानिकों का स्वागत किया। हालात चाहे जैसे भी रहे, इब्न बाज्जा के साथ यहाँ दर्शन अपने पूरे रंग में आया। अब इब्न बाज्जा यानी अवेम्पेस के जीवन की बात करें, तो इनका जन्म सरागोसा में 1085 से कुछ साल पहले माना जाता है। उस समय सरागोसा बानू हूद के राज में थी। यूसुफ अल मुतामिन बिन हूद 1081 से 1085 तक राजा रहे। वे सभी विज्ञानों में माहिर थे और उन्होंने शहर को संस्कृति का केंद्र बनाया। उनके बाद अल मुस्तैन II आए, जिनकी मृत्यु 1110 में ईसाई राजा अल्फोंसो के साथ जंग में हुई। अवेम्पेस अल मुस्तैन के दरबार में थे। उन्होंने अपनी कविताओं में उन्हें याद किया। अल मुस्तैन के बाद इमाद अद-दौला बिन हूद सत्ता में आए, लेकिन वे कुछ ही महीनों में हट गए। उसी साल 1110 में अल-मोराविद सुल्तान अली बिन यूसुफ ने वलेंसिया के गवर्नर इब्न अल-हज के जरिए सरागोसा को जीत लिया। इमाद अद-दौला को शहर छोड़कर रुएदा जाना पड़ा। इब्न अल-हज की मृत्यु के बाद सुल्तान ने अपने बहनोई अबू बकर अली बिन इब्राहिम को सूबे का गवर्नर बनाया। अवेम्पेस का इनके साथ करीबी रिश्ता था। अवेम्पेस ने इनके लिए बहुत सी प्रशंसा वाली कविताएं लिखी, जिसके बदले उन्हें इनाम भी मिला। दोनों ने किले में संगीत और खुशी के पल साझा किए। अबू बकर ने अवेम्पेस को वजीर भी बनाया। एक बार अवेम्पेस इमाद अद-दौला से मिलने गए, लेकिन वहां उन्हें कुछ महीनों के लिए जेल में डाल दिया गया। बाद में अबू बकर की मृत्यु 1116 में ईसाइयों के खिलाफ लड़ाई में हुई। अवेम्पेस ने उनकी याद में दुख भरी कविताएं लिखीं। बादशाह अल्फोंसो ने सरागोसा को अल्मोराविदों से जीत लिया। इसके बाद ये साफ नहीं है
कि अवेम्पेस वहां रुके रहे या पहले ही चले गए थे। इतना पता है कि उन्होंने शरण के लिए शातिबा का रुख किया, जहां अबू इशाक इब्राहिम बिन यूसुफ के दरबार में पहुंचे। इब्राहिम सुल्तान अली बिन यूसुफ का भाई था और मर्सिया और पूरब के इलाकों का गवर्नर था। यहाँ भी अवेम्पेस को दोबारा जेल जाना पड़ा। इसकी वजहें अंदाजे से ही समझी जाती हैं। इब्राहिम के दरबार में उनका माहौल ठीक नहीं था। वहां के एक मशहूर हकीम अबू मरवान अब्दुल मलिक का परिवार भी अवेम्पेस का विरोधी था। यहाँ एक और दरबारी अबू नसर अल फतह भी था, जिसने अपनी किताब में अवेम्पेस को सबसे नीचे रखा और उनकी कविता की भी आलोचना की। इन सब के बावजूद अवेम्पेस अगले लगभग 20 साल तक अल्मोराविद दरबार में बने रहे। उन्होंने सुल्तान अली बिन यूसुफ के एक और भाई यहया बिन यूसुफ के यहाँ वजीर की जिम्मेदारी निभाई। यहया और अवेम्पेस लगभग एक ही उम्र के थे। सन 1118 से 1336 के बीच अवेम्पेस की जिंदगी की ज्यादा जानकारी नहीं है। 1336 में वे सेविल में थे और उनके साथी अबू अल हसन इब्न अल इमाम भी उनके साथ थे। वे अपने एक लेख में ओरान शहर जाने की बात कहते हैं, शायद मिस्र यात्रा के लिए। लेकिन इसके 3 साल बाद रमजान के महीने में फज शहर में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मौत के कारणों के बारे में कई जगह जहर दिए जाने की बात कही गई है। कहा जाता है कि उनके दुश्मन के एक नौकर ने बैंगन में जहर मिला दिया था। फिर भी कुछ लोगों का मानना है कि यह सच्ची दुश्मनी इतनी ज्यादा नहीं थी कि हत्या तक पहुंच जाए। लगता है कि यहया बिन यूसुफ ने भी अब अवेम्पेस का साथ छोड़ दिया था। अल्मोराविद शासकों ने अवेम्पेस और बाकी कई गैर मजहबी विद्वानों को अपना समर्थन दिया, जबकि वे मलिकी कानून के लोगों को भी मानते थे। उनके एक दोस्त अबू अब्दुल्लाह मलिक भी सभी विज्ञानों में माहिर थे और उन्हें भी अमीर ने अपना वजीर और दोस्त बनाया था। उनके एक और साथी थे अबू जाफर यूसुफ बिन हजदाय और अबू अल हसन इब्न अल इमाम। इब्न अल इमाम भी सरागोसा के थे और वे ग्रेनेडा और फिर पूरे अल अंदलुस के गवर्नर रहे। वे और अवेम्पेस लंबे समय तक अच्छे दोस्त रहे। अवेम्पेस ने उन्हें कई खत लिखे जिनमें दर्शन की बातें होती थीं। बताया गया है कि अवेम्पेस को अबू इशाक इब्राहिम बिन यूसुफ ने एक बार फिर जेल में डलवाया था। अवेम्पेस की लिखी हुई किताबें कई जगह के पुराने हस्तलिखित कागजों में मिलती हैं। इन किताबों की नकलें अलग अलग जगहों की लाइब्रेरी में रखी हैं। इनमें से एक कॉपी के नकल करने वाले ने लिखा कि उसने ये हिस्सा खुद इब्न अल इमाम की लिखावट से उतारा था। यह काम सेविल शहर में पूरा हुआ था। उस वक्त इब्न अल इमाम वहां के गवर्नर थे और टैक्स का जिम्मा भी उनके पास था। जब इब्न अल इमाम पूरब जाने लगे तो अवेम्पेस ने उनके लिए एक संदेशनामा भी लिखा था ताकि सफर में उनकी याद बनी रहे। अवेम्पेस की मौत के बाद इब्न अल इमाम ने उनकी कई किताबें अपने साथ ले ली थीं। इन्हीं में से एक किताब की नकल मिस्र के ऊपर के हिस्से में की गई थी जब इब्न अल इमाम जिंदा थे। इससे पता चलता है कि इब्न अल इमाम की मौत भी बाद में हुई। अबू जाफर यूसुफ बिन हजदाई को भी अवेम्पेस ने एक खत लिखा था जिसमें उन्होंने खगोल शास्त्री अज़जर कल्लू का जिक्र किया और अपनी पढ़ाई के बारे में भी बताया। अबू जाफर एक बड़े यहूदी परिवार से थे। उन्होंने यूनानी फिलोसोफर अरस्तु की किताबों को पढ़ा था। अवेम्पेस और उनके दोस्त दोनों ही अपने अपने इलाकों में विद्या और समझदारी के लिए मशहूर थे। अबू जाफर यूसुफ बिन हजदाय पूरब चले गए और वहां उन्होंने कुछ सालों तक एक बड़े वजीर के लिए काम किया। उन्होंने हिप्पोक्रेट्स की किताबों पर अपनी समझ लिखी और काहिरा में एक वेधशाला बनाने में भी हाथ बंटाया। बाद में जब वहां के वजीर की हालत खराब हुई तो वेधशाला भी गिरा दी गई। अवेम्पेस के साथ और भी लोग जुड़े थे
लेकिन मलिक बिन वहब, अली बिन इमाम और अबू जाफर बिन हस्दाय सबसे खास माने जाते हैं। इब्न अल इमाम ने सबसे पहले अवेम्पेस की लिखी किताबों की सूची तैयार की थी। बाद में कई लोगों ने अवेम्पेस की किताबों और उनके असली या नकली होने के बारे में विस्तार से बताया। एक विद्वान अल अलावी ने तो ये भी समझने की कोशिश की कि अवेम्पेस ने कौन सी किताबें कब लिखी और उनके सोचने का तरीका किस तरह बदलता गया। अवेम्पेस ने अपने दोस्त अबू जाफर को एक खत में लिखा था कि उन्होंने सबसे पहले गणित, संगीत और खगोल शास्त्र सीखा। इसके बाद उन्होंने तर्क शास्त्र की पढ़ाई की और फिर नेचर यानी प्रकृति के दर्शन की तरफ बढ़े। उस समय तक उन्होंने दार्शनिक बातों पर गहराई से काम नहीं किया था। विद्वानों ने अवेम्पेस की सोच के 3 हिस्से बताए हैं। उनके संगीत, खगोल शास्त्र और तर्क शास्त्र पर लिखे काम पहले हिस्से में आते हैं। प्राकृतिक दर्शन पर लिखा काम दूसरे हिस्से में आता है। उनका सबसे खास काम तीसरे और आखिरी दौर का है, जिसमें उनके कुछ अहम लेख शामिल हैं। अवेम्पेस ने बताया था कि उन्होंने विज्ञानों की रचना और व्यवस्था कैसे सीखी। वे भी दूसरे अंदलुसी विद्वानों की तरह अल फराबी की किताबों से तर्कशास्त्र पढ़े थे। अल फराबी ने तर्कशास्त्र की शुरुआत और विज्ञानों की गिनती पर किताबें लिखी थीं। अवेम्पेस ने इन सब पर अपनी राय और समझ लिखी थी। उनकी लिखी बातें कई हस्तलिखित किताबों में आज भी मिलती हैं। अवेम्पेस ने इन शुरुआती किताबों पर टिप्पणियां लिखी, जिनमें तर्कशास्त्र सीखने की सबसे जरूरी बातें बताई गई हैं। उन्होंने तर्कशास्त्र सीखने वाले के लिए बताया कि हर विद्या का ज्ञान तभी मिल सकता है जब इंसान उसके अर्थ को ठीक से समझे और उस पर यकीन करे। सिर्फ सुन लेने से मतलब नहीं निकलता, सही मतलब निकालना और उसे मानना जरूरी है। अवेम्पेस ने यह भी बताया कि हर विद्या की एक अलग भाषा होती है। कुछ शब्द आम भाषा में कुछ और मायने रखते हैं, लेकिन विद्या की भाषा में उनका मतलब अलग हो जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि जब कोई शब्द सुना जाए तो उसका असली अर्थ समझना जरूरी है। कभी कभी एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं और उन्हें सही मायने में समझना दिमाग की ताकत या अच्छे शिक्षक से ही मुमकिन होता है। अगर कोई छात्र इसका मतलब नहीं समझ पाता तो उसकी कमजोरी वही होती है। दूसरा हिस्सा तर्क और ज्ञान के बारे में है। अल फराबी ने ज्ञान को 2 हिस्सों में बांटा, एक दलील से मिलने वाला और दूसरा सीधा अनुभव वाला। दलील से मिलने वाले ज्ञान में 4 तरीके आते हैं, जिनमें सोचना और विचार करना भी शामिल है। अनुभव वाला ज्ञान वो है जो आमतौर पर सबको पता होता है या जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं। अवेम्पेस ने इन बातों को खास तवज्जो नहीं दी। उन्होंने सिर्फ इस बात पर ध्यान दिया कि हर विद्या सीखने वाले को ये जानना जरूरी है कि यकीन के कितने दर्जे होते हैं। कई बार लोग इनका फर्क नहीं समझ पाते। सबसे कठिन चीज ही सबसे मजबूत यकीन बन जाती है। तीसरा हिस्सा चीजों की असली और बाहर की पहचान पर है। कोई चीज अगर अपने आप में है तो वही उसका असली रूप है और वही असली समझ है। अगर वो चीज ऐसे ही जुड़ी हुई है तो उसका महत्व नहीं है। विद्या सीखने वालों को असली चीज को समझना चाहिए, पर कई बार असली और बाहर से जुड़ी चीजें मिल भी जाती हैं। चौथा हिस्सा यह बताता है कि कोई भी चीज अपने से पहले और बाद के हिसाब से कैसे समझी जाती है। अवेम्पेस ने कहा कि समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि कौन सी चीज पहले है और कौन सी बाद में। असली चीजें बाकी चीजों से पहले होती हैं और सबसे बढ़िया होती हैं। हर विद्या में ये समझना जरूरी है कि कौन सी चीज सबसे अहम है। अवेम्पेस के हिसाब से कोई बात अगर लोगों में पहले से मानी जाती है तो उसका यकीन सबसे मजबूत होता है। जो आम समझ में आती है वह बीच की जगह लेती है। जो चीज खुद ब खुद समझ में आती है उसका यकीन सबसे कम होता है। 5वां हिस्सा बताता है
कि बोलचाल की भाषा में 3 तरह की चीजें होती हैं, नाम, क्रिया और जोड़े वाले शब्द। अवेम्पेस ने बताया कि तर्कशास्त्र सीखने वाले के लिए जरूरी है कि वो इन शब्दों के मतलब को समझे और उनका सही इस्तेमाल करे। विद्या का असल मकसद है शब्दों से अर्थ निकालना, न कि बस रटना। किताब पढ़ने का असल मतलब ये है कि उसमें लिखे शब्दों का मतलब समझ आ जाए। अगर किसी में फर्क समझने की ताकत है तो वह कोई भी विद्या अच्छे से सीख सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग बचपन से ही इसे दबा देते हैं और अवेम्पेस ने इसी वजह को असली अज्ञानता की वजह माना। उन्होंने ये भी बताया कि तीनों चीजों में एक तरह की कड़ी है। नाम सबसे पहले आता है, फिर क्रिया और फिर जोड़ने वाला शब्द। क्रियाएं 2 तरह की होती हैं, जो होना बताती हैं और जो नहीं होना बताती हैं। अवेम्पेस के अनुसार जो होना बताने वाली क्रिया और जोड़ने वाले शब्द दोनों ही चीजों को जोड़ते हैं, पर इनमें फर्क यह है कि क्रिया में समय की पहचान होती है, पर जोड़ने वाले शब्द में नहीं होती। अवेम्पेस ने बताया कि जब 2 या 3 साधारण शब्द मिलकर कोई नया अर्थ बनाते हैं तो उसे मिलाजुला शब्द कहा जाता है। पुराने विद्वानों ने इनको अलग अलग हिस्सों में बांटा था, जैसे शर्त वाला, किसी खास बात को बताने वाला या सीमित करने वाला। अवेम्पेस ने कहा कि शर्त वाले वाक्य का मतलब होता है कि 2 बातें आपस में जुड़ी होती हैं, लेकिन हमें उनकी असल पहचान नहीं पता होती, बस मन ये मान लेता है कि ये चीजें किसी चीज की पहचान है। अवेम्पेस ने शर्त वाले वाक्य को आम समझ के अनुसार नहीं लिया, उन्होंने इसे आम और खास के फर्क के हिसाब से देखा। अवेम्पेस ने बताया कि तर्कशास्त्र और विद्या को समझने के लिए कुछ खास बातें जरूरी हैं, जैसे असल मतलब को समझना, यकीन के अलग अलग दर्जे को जानना और शब्दों के जुड़ाव को पहचानना। यही बातें विज्ञान की बुनियाद बनती हैं। एक पुराने विद्वान ने तर्कशास्त्र की शुरुआत के लिए 5 बातें बताई: जाति, प्रकार, फर्क, खासियत और घटना। इन्हीं को समझना तर्कशास्त्र का पहला कदम है। अवेम्पेस ने इन्हीं के आधार पर समझाया कि किसी बात का असली अर्थ क्या है। उन्होंने बताया कि विद्या यानी फिलॉसफी में 5 हिस्से आते हैं: मौलिक बातों की खोज करने वाली विद्या, प्रकृति को समझने वाली विद्या, इंसान के चुनाव और चाहत से जुड़ी विद्या, गिनती नाप तौल से जुड़ी गणित और सोचने समझने की विद्या। सबसे पहले मौलिक विद्या उन चीजों को जानती है जो सबकी जड़ है और जिनका शरीर से कोई मतलब नहीं। प्रकृति वाली विद्या उन चीजों को देखती है जिनका होना इंसान की मर्जी से नहीं होता। इंसानी फैसले से जुड़ी विद्या उन चीजों को देखती है जो इंसान की सोच और पसंद से बनती है। गणित ऐसी चीजों को समझती है जिनमें गिनती, नाप और तौल होती है। इसमें भी अलग अलग हिस्से आते हैं, जैसे अंक गणित, ज्यामिति, नाप तौल, खगोल शास्त्र, संगीत, मशीनें और औजारों की विद्या। यह विद्या बताती है कि कैसे हम गणित में साबित की गई बातों को हकीकत में ला सकते हैं। कई बार ऐसी चीजों के लिए औजार बनाए जाते हैं, कुछ गिनती वाले, कुछ ज्यामिति के लिए, कुछ खगोल के लिए, कुछ शीशे और संगीत के लिए। खगोल शास्त्र का इसमें खास जगह है क्योंकि इसमें देखकर सीखा जाता है। सोचने समझने की विद्या यानी तर्कशास्त्र ये देखती है कि इंसान की सोच में क्या बदलाव होता है और कैसे वो सही बात तक पहुंचता है। अवेम्पेस ने बताया कि कुछ लोग तर्कशास्त्र को सिर्फ एक औजार मानते हैं, लेकिन असल में यह विद्या का हिस्सा भी है और मदद भी करती है। फिलॉसफी की सबसे बड़ी पहचान है कि वो सही और पक्के तरीके से ज्ञान देती है, न कि बस अंदाजे से। हर विद्या का हिस्सा बनने के लिए जरूरी है कि उसमें पक्का यकीन हो। उन्होंने बताया कि 4 और विद्या ऐसी हैं जो तर्कशास्त्र का हिस्सा तो मानी जाती हैं, लेकिन उनका मकसद सिर्फ दूसरों को मनवाना होता है, खुद सच तक पहुंचना नहीं। इनमें बहस करना, बहकाना, प्रभावशाली बोलना और कविता करना आता है। असली विद्या इंसान को खुद सच तक पहुंचने में मदद करती है। विज्ञान की जो अलग अलग शाखाएं बताई गई हैं, वो पूरी नहीं है, क्योंकि उनमें सिर्फ सोचने वाली विद्या ही शामिल है,
लेकिन जैसे इलाज करना, खेती या बड़ीगिरी जैसी विद्या को शामिल नहीं किया गया। पुराने विद्वान ने शुरू में ही ये फर्क बताया था कि कुछ विद्या तर्क पर चलती है और कुछ सीधे काम करने पर। जैसे इलाज, खेती, जहाज चलाना, ये सब सीधे काम करने वाली विद्या है। इनमें तर्क का इस्तेमाल बहुत कम होता है। हालांकि इनमें भी कई बार तर्क से कुछ हिस्से निकाले जाते हैं, जैसे इलाज या खेती में। अविम पेस ने इन कामकाजी विद्या को व्यावहारिक विद्या कहा। उन्होंने लिखा कि अगर कोई विद्या जैसे इलाज या खेती में तर्क का इस्तेमाल भी होता है, तो भी उनका असली मकसद तर्क से किसी को मनवाना नहीं, बल्कि कोई काम करना है। इसलिए इन्हें तर्क पर चलने वाली विद्या नहीं माना जाता। अविम पेस ने इलाज पर भी कई किताबें लिखी। उन्होंने बताया कि इलाज में जो तर्क इस्तेमाल होता है वह सीधा अनुभव से आता है। अनुभव इंसान को अपनी पूरी जिंदगी के एहसास से मिलता है। उन्होंने बताया कि अनुभव का मतलब है इंसान किसी खास बात को जानबूझकर बार बार महसूस करे ताकि उससे नया ज्ञान निकले। अनुभव आम भी हो सकता है और किसी खास बात से भी मिल सकता है, लेकिन असली विज्ञान के लिए सिर्फ आम अनुभव ही ज्यादा काम आता है। उन्होंने कहा कि अनुभव ज्ञान में बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे पक्का यकीन पहले से मालूम बातों से ही आता है। फिर भी इलाज में अनुभव की बड़ी अहमियत है। अविम पेस ने जानवरों की किताब की शुरुआत में विज्ञान की श्रेणियां फिर से बताई। उन्होंने बताया कि जानवरों की विद्या प्राकृतिक विज्ञान में आती है, जो फिर सोचने वाली विद्या में आती है। उन्होंने लिखा कि हर सोचने वाली विद्या कुछ बुनियादी बातों और सवालों से मिलकर बनती है। जो बात निकलती है वह सवाल या समस्या कहलाती है। बुनियादी बातें मतलब किसी चीज की सही पहचान, और ये जुड़ी होती है या तो बोलचाल में किसी शब्द से या फिर किसी क्रिया से। कुछ विद्या में बुनियादी बातें और भी आम होती हैं, जैसे ज्यामिति में तिकोना, जो हर तरह के तिकोने से पहले आता है। उन्होंने बताया कि कोई भी बात असल में पहले से भी हो सकती है, या हमारे लिए पहले से, क्योंकि हमें पहले यकीन हो जाता है कि बराबर चीजें किसी तीसरी चीज के बराबर होती हैं। इसी तरह ज्यामिति में भी किसी तिकोने के कोने बराबर हों तो हमें उस पर यकीन करना आसान होता है। बुनियादी बातें हमेशा किसी और बात की जड़ होती हैं, इसलिए उनका महत्व ज्यादा है। ज्यामिति और अंक गणित में देखने सुनने की जरूरत नहीं होती, लेकिन मशीनों और देखने की विद्या में होती है। ये दोनों विद्या खगोल से अलग होती हैं, क्योंकि खगोल में चीजें सीधे दिखती हैं। इसलिए खगोल में वैज्ञानिक को खुद चीजें देखकर कारण ढूंढने होते हैं। इस वजह से खगोल, मशीन और देखने की विद्या के बाद आती है, और ये दोनों ज्यामिति और अंक गणित के बाद आती हैं। अविम पेस ने बताया कि इन दोनों तरह की विद्या, सोचने वाली और काम करने वाली, एक दूसरे को पूरा करती है। जानवरों की विद्या की किताब में उन्होंने तर्क को विज्ञान का मुख्य औजार नहीं कहा, लेकिन बुनियादी बातें, सिद्धांत और सवाल की अहमियत जरूर बताई। अविम पेस ने अपनी विज्ञान की सूची एक और किताब में भी दी थी, जिसमें उन्होंने बताया कि हर चीज या तो किसी शब्द के जरिए पहचानी जाती है या उसके अर्थ से। हर शब्द या तो किसी आम चीज का मतलब बताता है या किसी खास चीज का। इसी से तर्कशास्त्र की शुरुआत होती है। अविम पेस ने समझाया कि विषय और विशेषण शब्दों के मतलब अलग अलग हो सकते हैं। ये कभी किसी बात के अर्थ को बताते हैं और कभी सिर्फ आवाज को, लेकिन असली समझ उनके अर्थ से आती है, न कि सिर्फ शब्द सुनकर। हर वाक्य के दो हिस्से होते हैं, ये या तो किसी आम बात को दिखाते हैं या किसी खास चीज को। अविम पेस ने बताया कि आम हिस्से भी दो तरह के होते हैं, साधारण और मिले जुले। साधारण हिस्से में जाति, प्रकार, फर्क, खासियत और घटना आती है। मिले जुले हिस्से में परिभाषा, पहचान और वो बात आती है जो ना तो परिभाषा है ना पहचान, बल्कि कुछ अलग है। उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे अगर कोई आदमी गोरा है तो उसे गोरा आदमी कह सकते हैं। ये एक मिले जुले हिस्से का उदाहरण है। इसी तरह
अगर कोई बहुत अच्छा लेखक है तो उसे बेहतरीन लेखक कहा जा सकता है। अवेम्पेस ने बताया कि तर्कशास्त्र के हिसाब से कुल 9 तरह की बातें होती हैं और ये सब विज्ञान की जड़ बनती हैं। सोचने समझने वाली विद्या में, बहस और बहकावे वाली विद्या में भी आम बातें और विषय होते हैं। कविता और भाषण जैसी विद्या में कभी कभी सिर्फ खास बातें और आम बातें मिलती हैं। अवेम्पेस को पता था कि विद्या को सही तरीके से बांटना और समझाना कितना जरूरी है। उन्होंने इस पर कोई बड़ी किताब नहीं लिखी, लेकिन दूसरे विद्वानों की किताबों पर टिप्पणी जरूर की। उनकी सोच ये थी कि पहले बात को 2 हिस्सों में बांटो, खास और आम। फिर साधारण और मिले जुले हिस्सों में बांटो, फिर इन बातों को जोड़कर तर्कशास्त्र की अलग अलग शाखाएं बनाओ। एक जगह अवेम्पेस ने बताया कि हर बात 2 तरह की होती है, एक वो जो दिमाग में बसती है और एक जो असलियत में है। असल ज्ञान उन्हीं में होता है जो दिमाग या बाहर दोनों जगह मिल सकते हैं। उन्होंने बताया कि आम बात वही है जिसे एक से ज्यादा जगह इस्तेमाल किया जा सके, खास बात सिर्फ एक ही चीज के लिए होती है। किसी भी रिश्ते में दोनों तरफ ये मुमकिन होना चाहिए कि उनमें समानता हो सके, लेकिन दूसरी बातें ऐसी हैं जिनमें एक ही चीज में वो बात हो जाती है। असल में आम बातों में हमेशा ये गुण होता है कि वो कई जगह दिखाई दे सकती हैं, खास बातें सिर्फ एक ही बार मिलती हैं। अवेम्पेस के अनुसार तर्कशास्त्र का असली मकसद है उन बुनियादी बातों को समझाना जो हर विद्या के नीचे छुपी होती हैं। साधारण बातें 5 होती हैं और मिले जुले 3। उन्होंने साफ किया कि ये बातें अपने आप में नहीं हैं, बल्कि 2 आम बातों के बीच का रिश्ता बताती हैं। जाति, प्रकार और खासियत सब किसी एक चीज में मिलती हैं, लेकिन घटना हमेशा अलग रहती है। फर्क सिर्फ किसी खास चीज के लिए होता है, ये आम के साथ जरूरी नहीं है। अवेम्पेस ने बताया कि तर्कशास्त्र को समझने के लिए सिर्फ 5 मुख्य शब्दों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि एक अलग विद्या की जरूरत है जो हर तरह की बातों और उनके समूह की बुनियाद बनाती। इसी से परिभाषा और पहचान का तरीका भी आता है। उन्होंने तर्कशास्त्र की बाकी किताबों पर भी अपनी बातें लिखी। अवेम्पेस ने बताया कि पुराने विद्वान ने तर्कशास्त्र की किताब में तर्क की ताकत और उसका सही इस्तेमाल समझाया था। जैसे अगर कोई आदमी कहे कि हर इंसान जानवर है और हर जानवर महसूस कर सकता है, तो इससे ये साबित होता है कि हर इंसान भी महसूस कर सकता है। इसी तरह सोचने की ताकत से इंसान नतीजे पर पहुंचता है। अवेम्पेस ने बताया कि तर्क के चौथे तरीके को उन्होंने कभी खारिज नहीं किया। वे इसे खास अंदाज में समझाते हैं जिससे तर्क के सभी तरीके एक बड़े दायरे में आ जाते हैं। उनका मानना है कि जब इंसान दिमाग से तर्क करता है तो उसकी सोच किसी सफर की तरह होती है। जैसे कोई आदमी किसी शहर जाने के लिए कई रास्तों से गुजरता है। बीच के हर पड़ाव पर खुशी और दुख दोनों मिलते हैं, लेकिन जब मंजिल मिल जाती है तो बस खुशी ही बचती है। पहली बात में अक्सर दुख होता है, लेकिन आखिर में खुशी ही खुशी होती है। असली चाहत ही पहले और आखिर दोनों है, यानी इंसान के अंदर से उठने वाली और पूरी होने वाली इच्छा ही तर्क का असली कारण बनती है। उन्होंने बताया कि तर्क में हर बात की बुनियाद पर जो कानून बनते हैं वही आगे तर्क में मदद करते हैं। पुराने विद्वान ने बताया था कि ये बुनियादी बातें हर तर्क में बड़ी भूमिका निभाती हैं। कुछ बातें सिर्फ बहस या भाषण में काम आती हैं, कुछ विज्ञान में और कुछ दूसरी विद्या में। अवेम्पेस ने कहा कि जब हम किसी बात की असली पहचान पूरी तरह समझ लेते हैं, तभी तर्क सही होता है। यही उनकी असली सोच थी, जिसमें उन्होंने समझाने की कोशिश की कि तर्क के असली नियम कैसे बनते हैं और कैसे काम करते हैं। अवेम्पेस ने बताया कि टोपोस यानी तर्क की जो जगह है वह सिर्फ सोच में होती है, बाहर नहीं होती। यह कोई चीज नहीं है, बल्कि सोचने का तरीका है। आम का मतलब है कि इसमें कई तरह की बातें आ जाती हैं,
जैसे सबके लिए एक नियम, कोई खासियत, परिभाषा, पहचान, गुण, घटनाएं वगैरह। ये बातें तर्क के हर हिस्से को जोड़ देती है और इसी से तर्क का पूरा तरीका बनता है, जिससे हर विद्या में सही ज्ञान तक पहुंचा जा सकता है। अवेम पेस के हिसाब से विज्ञान का सबसे पहला हिस्सा गणित है। इसमें उन चीजों की बात होती है जिनका असल चीजों से लेना देना नहीं होता, लेकिन जिनमें गिनती और नाप तौल होती है। गणित में बहुत सी विद्या आती हैं, जैसे संगीत और खगोल शास्त्र। अवेम पेस खुद संगीत के अच्छे जानकार थे और उन्होंने अलग अलग तरह की धुनों के बारे में भी लिखा। उन्होंने बताया कि किस तरह बाजा बजाने से इंसान के शरीर और मन पर अच्छा असर होता है। हर धुन का शरीर के एक हिस्से पर असर होता है। अगर कोई बाजा सही तरीके से बजाए तो उसका दिन अच्छा गुजरता है। उन्होंने अपने एक खत में एक खगोल शास्त्री की आलोचना भी की थी, क्योंकि उसे खगोल शास्त्र की सही समझ नहीं थी। अवेम पेस ने ज्यामिति पर भी कई सवाल उठाए थे और नई विधियों की खोज की बात की थी। उन्होंने अपने शिष्यों को बताया था कि कैसे ज्यामिति में कुछ बातें उन्होंने खुद सीखी थी और दूसरों को भी सिखाई थी। अवेम पेस ने प्राकृतिक विज्ञान यानी नेचर की विद्या पर भी अलग अलग विषयों पर आजादी से लिखा। उन्होंने अरस्तु की किताबों पर भी अपनी राय दी। उन्होंने खास तौर पर लिखा कि नेचर यानी प्रकृति की विद्या सिर्फ देखने से नहीं आती, उसमें दिमाग की ताकत और सोच भी लगती है। उन्होंने बताया कि इस विद्या में बहुत सी बातें ऐसी है जो सीधे नजर नहीं आती, जैसे बुद्धि की बात। उन्होंने ये भी बताया कि नेचर की विद्या में हर चीज की जड़ तक जाना जरूरी है। इसके लिए गणित और तर्क की विद्या का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि प्राकृतिक विज्ञान यानी नेचर की विद्या सोचने और समझने वाली विद्या है और उसमें कई बार ऐसी बातें भी आती हैं जो दिखती नहीं, सिर्फ दिमाग से समझी जा सकती। गति यानी मूवमेंट नेचर की विद्या का एक बहुत जरूरी विषय है। अवेम पेस ने इस पर अपनी अलग सोच रखी। उन्होंने बताया कि जब कोई चीज चलती है तो उसे चलाने वाला हमेशा कोई और होता है। जब तक चलाने वाला अपनी ताकत लगाता है तब तक चीज चलती रहती है। जैसे ही उसकी ताकत खत्म होती है या कोई रुकावट आ जाती है तो चीज रुक जाती। यह रुकावट कभी खुद चलाने वाले के हटने से आती है, कभी उसकी थकावट से, कभी वजह ही खत्म हो जाती है या फिर जिस जगह तक जाना था वह मिल जाती है। अवेम पेस ने समझाया कि किसी भी चीज को चलाने के लिए एक तय ताकत चाहिए। अगर ताकत कम है तो चीज नहीं चलेगी। जैसे अगर नाव को चलाने के लिए ताकत कम हो तो रेत का एक कण भी नाव को हिला सकता है, ऐसा नहीं होता। जब दो ताकतें आपस में बराबर होती है तो कोई मूवमेंट नहीं होता। जब एक ताकत दूसरी से ज्यादा होती है तो चीज चलती है और जैसे जैसे ताकत थकती जाती है गति कम होती जाती है। उन्होंने बताया कि अगर दो ताकतें टकराती हैं तो जब तक एक ताकत हावी है चीज चलती है, लेकिन जैसे ही दोनों बराबर हो जाती हैं सब रुक जाता। जबरदस्ती चलने वाली चीज हमेशा रुकने की तरफ जाती है, क्योंकि उसमें दूसरी तरफ से भी एक ताकत बन जाती है। अवेम पेस ने यह भी बताया कि कई बार कोई चीज अपने आप गिरती है, जैसे पत्थर का गिरना। 4 मुख्य चीजें आग, हवा, पानी और मिट्टी, इनकी मूवमेंट अपने आप होती है, लेकिन इन्हें चलाने के लिए भी एक ताकत चाहिए जो न सिर्फ चीज को चलाए बल्कि उसके रास्ते की हवा या पानी को भी हटा सके। जैसे धूल के कण हवा में लटके रहते हैं क्योंकि उनमें नीचे जाने की ताकत तो है, लेकिन हवा को हटाने की ताकत कम है। अवेम पेस ने कहा कि मीडियम यानी बीच की चीज जरूरी नहीं है, ये बस रुकावट डालती है। अगर मीडियम ही न हो तो मूवमेंट तेज हो। उन्होंने आसमान की गोल चीजों के घूमने का उदाहरण दिया, जहां कोई रुकावट नहीं होती लेकिन उनकी गति अलग अलग होती है। इसकी वजह है चलाने वाली ताकत और चलने वाली चीज की खासियत। अवेम पेस ने बताया कि हर मीडियम का रोल बस रुकावट का होता है, उसकी वजह से कोई मूवमेंट रुकती
या धीमी होती है। उन्होंने कहा कि खाली जगह यानी शून्य में भी मूवमेंट मुमकिन है। फिर उन्होंने बताया कि 4 चीजें, आग, हवा, पानी और मिट्टी, हर चीज इन्हीं से बनती है। जब इनमें आपस में बदलाव होते हैं तो नई चीजें बनती हैं या कोई चीज खत्म होती है। अवेम पेस ने कहा कि किसी भी गुण का असर तभी होता है जब वह चीज के अंदर पूरी तरह मौजूद हो। असली हकीकत तब मिलती है जब चलाने की ताकत वाकई चल रही हो और चीज सच में मूवमेंट में हो। यही बात उन्होंने नेचर की विद्या के बारे में समझाई। अवेम पेस ने बताया कि असली ताकत यानी कुव्वत सिर्फ सोच और आत्मा में होती है। मिट्टी, पानी, हवा, आग जैसी चीजों में आत्मा नहीं होती, उनमें सिर्फ उनका अपना नेचर होता है। इंसान की आत्मा को लेकर उन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान दिया। वे समझाना चाहते थे कि सोचने समझने की ताकत इंसान को कैसे काम करने और सोचने के लिए प्रेरित करती है। अवेम पेस ने बताया कि किसी चीज का बनना या मिटना तभी होता है जब उसकी हकीकत और उसकी ताकत दोनों को समझा जाए। अगर इनमें से कोई भी हिस्सा ना हो तो असलियत नहीं बनती। उन्होंने बताया कि नेचर की विद्या में सब कुछ 4 वजहों से होता है। आसमान के तारे, उनके चलने का तरीका, चारों तत्वों में बदलाव, यह सब नेचर के नियमों से चलता है। उन्होंने यह भी समझाया कि आकाशगंगा यानी दूधिया आकाश कई तारों की रोशनी से बनती है जो बहुत पास पास होते हैं। ये तारे एक तरह की परछाई बनाते हैं जो देखने में एक झिलमिल सा पट्टा बन जाता है। उन्होंने खुद भी ग्रहों के पास आने का नजारा देखा था और समझाया कि इनका आकार लंबा दिख सकता है जबकि असल में वे गोल होते हैं। अवेम पेस ने जानवरों पर भी किताब लिखी जिसमें उन्होंने समझाया कि जानवरों की विद्या नेचर की विद्या का ही हिस्सा है। उन्होंने बताया कि जैसे गिनती में हर संख्या दूसरी से बनती है और उसमें नियम होते हैं, वैसे जानवरों में ये बात नहीं है। ज्यामिति में रेखा, सतह और आकार जैसे नियम होते हैं, लेकिन जानवरों की खासियत और उनकी पहचान एकदम अलग है। जानवरों को बांटने के लिए सबसे पहले जो फर्क दिखता है वही असली फर्क होता है, जैसे किसी जानवर में खून है या नहीं। इसी तरीके से बाकी जानवरों की पहचान भी की जा सकती है। अगर हम किसी इंसान और किसी बैल की बात करें तो उसमें कोई खास फर्क निकालना आसान नहीं होता। इसी तरह की बातों से जानवरों के बारे में असली विद्या बनती है। अवेम पेस ने बताया कि जानवरों की विद्या को 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला, जानवरों के उन हिस्सों की बातें जो महसूस की जा सकती हैं। दूसरा, उनके अंगों की पहचान। तीसरा, उनके उन हिस्सों की खासियत जो आपस में मिलते जुलते हैं। चौथा, उनके उन हिस्सों की बातें जो अलग अलग तरह के हैं। अवेम पेस की असली कोशिश यह थी कि हर चीज को एक नियम के तहत समझाया जाए। असली हकीकत में कई तरह की शक्लें होती हैं और उनकी अच्छाई तभी मानी जाती है जब वे चलती फिरती और काम करती। उन्होंने सब चीजों को 2 हिस्सों में बांटा, कुदरती और इंसान की बनाई। कुदरती चीजों में एक ताकत होती है जो उन्हें खुद चलाती है, जबकि इंसान की बनाई चीजें अपने आप नहीं चलती, उनमें कोई और ताकत नहीं होती। इसी वजह से कुदरती ताकतें हमेशा इंसानी बनाई ताकतों से बेहतर होती हैं। अवेम पेस ने यह भी बताया कि कभी कभी कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसान की सोच और प्लानिंग से होते हैं, जैसे घर बनाना। अगर घर है तो उसकी नींव भी जरूरी है। यहाँ जरूरत का मतलब है कि किसी चीज को बनाने के लिए कौन कौन सी बातें खुद ब खुद जरूरी हो जाती हैं। जैसे अगर मकान बनाना है तो मकान बनाने की विद्या भी होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ विद्या होने से मकान नहीं बनेगा, उसके लिए असली काम भी चाहिए। इसी तरह कुछ जरूरतें ऐसी होती हैं जो चीज की बनावट से आती हैं, जैसे लोहा पिघल सकता है, यह उसकी खासियत है। कोई लोहार चाहे या न चाहे आग में डालने से लोहा पिघल जाएगा। दूसरी तरफ आसमान में जो गोल चीजें हैं उनमें सब कुछ हमेशा एक जैसा ही चलता है।
वहाँ बस एक ही तरह की जरूरत होती है जिसमें कुछ नया या अलग नहीं होता। अवेम्पेस ने 3 तरह की जरूरतें बताई। एक जो पूरी तरह से अपने आप होती है, दूसरी जो इंसान के प्लान से आती है, और तीसरी जो चीजों के अंदर छुपी होती है। चांद का ढकना यानी ग्रहण भी बिल्कुल सही वक्त पर होता है, ये एक तय जरूरत है। कभी कभी जो चीजें होनी है उनके होने या न होने में भी मुमकिन है, लेकिन जरूरत और मुमकिन दोनों का अपना रोल है। जब कोई चीज किसी दूसरी चीज के टकराव से नहीं होती, तब उसमें कोई भी मुमकिन या ताकत नहीं रहती। अवेम्पेस ने बताया कि उनकी नेचर की विद्या सिर्फ मूवमेंट, चीज, वक्त और जगह तक सीमित नहीं है, बल्कि वह इंसान के व्यवहार और सोच की बुनियादी वजहों को भी छूती। फिर उन्होंने आत्मा के बारे में बताया कि सोचने वाली विद्या सिर्फ देखी जा सकने वाली चीजों तक नहीं रुकती, वह आत्मा जैसी चीजों तक भी जाती है। उन्होंने समझाया कि हर चीज में रूप और सामग्री होती है और रूप ही उसकी असली खूबसूरती है। कुदरती चीजों में जो ताकत उन्हें चलाती है वह उनके अंदर ही होती है और यही उन्हें बाकी चीजों से अलग बनाती है। ज्यादातर इंसानी बनाई चीजें बाहर से किसी और के जरिए चलती हैं, लेकिन कुछ मशीनें ऐसी भी होती हैं जिनमें खुद के अंदर चलाने वाली ताकत होती। अवेम्पेस ने बताया कि असली ताकत वही है जो चीज को उसके अंदर से चलाती है। इसमें 2 तरह की शक्लें होती हैं। एक वो जो किसी औजार या शरीर के जरिए चलती है, उसे नेचर कहते हैं। दूसरी वो जो बिना किसी औजार के चलती है, उसे आत्मा कहते हैं। आत्मा को उन्होंने ऐसी ताकत बताया जो अपने आप काम करती है। आत्मा को उन्होंने सबसे ऊपर वाली चीज माना। उनके मुताबिक आत्मा की विद्या नेचर और गणित से भी ज्यादा ऊंची है, बस उससे ऊपर सिर्फ गहरी सोचने वाली विद्या है। उन्होंने माना कि हर समझदार विद्वान ये मानता है कि आत्मा असली चीज है और उसका असली रिश्ता रूप और सामग्री से है, लेकिन आत्मा खुद कोई शरीर नहीं होती। उन्होंने बताया कि जानवरों में महसूस करने की ताकत होती है, लेकिन हर तरह की मूवमेंट की असली पहचान आत्मा है। इसीलिए उन्होंने आत्मा को जो खुद को चलाए ऐसा बताया। आत्मा के बारे में उन्होंने कहा कि उसमें कई ताकतें होती हैं, भोजन लेने वाली, महसूस करने वाली, सोचने समझने वाली और कल्पना करने वाली। कल्पना की ताकत वो है जिससे जानवर अपने अंदर की बातों को पहचानते हैं। इसी से वे चल सकते हैं, हुनर सीख सकते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ी का ख्याल रख सकते हैं। उन्होंने चींटियों और मधुमक्खियों का उदाहरण दिया कि ये भी अपने मन से काम करती है। फिर उन्होंने समझाया कि दिमागी ताकत कभी कभी सोच, संभावना होती है और कभी असलियत में होती। असली दिमाग का काम है सवाल पूछना और सीखना। इसमें एक और ताकत होती है जो 2 बातों को जोड़ती है, विषय और उसका गुण। अंत में अवेम्पेस ने बताया कि असली दिमाग चीज की असल पहचान तक पहुंचता है, न कि किसी खास या बाहर की चीज तक। असली पहचान वही है जो अपने आप में पूरी हो और किसी और चीज पर निर्भर न रहे। उन्होंने साफ किया कि रूप और सामग्री एक साथ मिलकर चीज बनती है, लेकिन असली पहचान वो है जो सामग्री से अलग हो जाती है। यही आत्मा और सोच की असली बुनियाद है। जब इंसान का दिमाग किसी चीज की असली पहचान को समझता है, तो दिमाग और वो पहचान दोनों एक ही चीज में मिल जाते हैं, बस जुबान में अलग अलग नाम हो जाते हैं। समझने वाला दिमाग हर चीज की असली पहचान जानने की कोशिश करता है, लेकिन वह सिर्फ बाहरी पहचान से खुश नहीं होता। उसे लगता है कि इससे भी ऊपर कोई असली पहचान होनी चाहिए, इसलिए दिमाग हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करता है। अवेम्पेस ने माना कि इंसान के पास सोचने समझने की ऐसी ताकत है जो उसको बाकी चीजों से ऊपर ले जाती है, और यह ताकत अल्लाह की तरफ से इंसान को मिली है। इसके लिए शरीर का होना जरूरी नहीं। उन्होंने साफ कहा कि मरने के बाद भी यह असली पहचान या आत्मा बाकी रहती है। अवेम्पेस ने बताया कि किस तरह से ज्ञान जुड़ता है और कुदरत का पूरा सिस्टम कैसे चलता है, लेकिन उन्होंने गहराई से बताया कि असली सोच और इंसानी इच्छा से बनने वाली विद्या, नीति और समाज के नियम कैसे होते हैं।
उनकी सबसे खास किताबें वो हैं जिनमें अकेले इंसान का असली नियम, आखिरी संदेश और इंसान और दिमाग के रिश्ते की बात की गई है। इन सब में उन्होंने बताया कि असली अच्छाई और असली इंसान कैसे होते हैं। उनसे पहले कुछ विद्वानों ने ऐसा मॉडल बनाया था जिसमें सही समाज का उदाहरण दिया गया था। उसमें कहा गया था कि सबसे अच्छा शहर वही है जिसमें सब सही इंसान हो और अच्छा आदमी उसे चलाए, जैसे पूरी कायनात को एक ही सबसे अच्छा रब चलाता है। लेकिन अवेम पेस ने अपनी सोच अलग रखी। उन्होंने कहा कि अच्छा समाज या शहर तो बहुत कम होता है, असली फर्क वहां की सोच और नियम में होता है। प्लेटो ने भी बताया था कि इंसान के अंदर जैसा सिस्टम होता है वैसा ही अच्छा शहर भी बन सकता है। लेकिन अवेम पेस ने कहा कि असली मॉडल तो अच्छे शहर का होना चाहिए और वही सिस्टम इंसान को अपनाना चाहिए। उन्होंने बताया कि दुनिया में 2 तरह के समाज होते हैं, एक बिल्कुल अच्छे, बाकी सब में कोई ना कोई कमी होती है। सही शहर वही है जहां लोग अपनी जिंदगी में सच्ची खुशी और असली मकसद पा सकते हैं। वहां इलाज की या झगड़े सुलझाने की कोई जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि सबका मन साफ रहता है। बाकी समाजों में लोग गलत बातें सच मान लेते हैं या आपस में लड़ते रहते हैं और उनमें क्या सही है क्या गलत इसका पता ही नहीं चलता। अच्छे समाज में सबका भला होता है और वहाँ गलत सोच या झूठी बातें फैलाने वाले लोग नहीं होते। जो लोग सच्ची बात समझ जाते हैं लेकिन उस समाज में उनकी कोई कदर नहीं होती, उन्हें उसने घास पात जैसा कहा। उन्होंने माना कि ऐसे लोग खराब समाज में तो सुधार ला सकते हैं लेकिन अच्छे समाज में उनकी कोई जगह नहीं होती। अवेम पेस ने एक ऐसी किताब लिखी जिसमें उन्होंने समझाया कि जैसे डॉक्टर सेहत को संभालने के लिए इलाज बताता है, वैसे ही इंसान को अपनी आत्मा और सोच को स्वस्थ रखने के लिए सही रास्ता अपनाना चाहिए। उनका मानना था कि असली खुशहाली और सेहत नेचर की विद्या और समाज के अच्छे नियमों से मिलती है और दोनों को जोड़ने वाली चीज इंसानी रूप और उसकी फितरत है। अवेम पेस ने रूप को बहुत बड़ी और गहरी समझ के साथ देखा। उनके लिए हर चीज का असली रूप उसकी पहचान और उसमें छुपी ताकत है। अवेम पेस मानते थे कि हर रूप में कोई न कोई चलाने वाली शक्ति होती है और सब रूप एक ही तरह की कड़ी में जुड़े होते हैं। उनके मुताबिक इंसान के अंदर भी कई स्तर के रूप होते हैं, शरीर वाले, जानवर जैसे और सबसे ऊपर आत्मा वाले रूप। इंसान की असली पहचान वही है जो उसकी सबसे बेहतर आत्मा है। इसलिए उन्होंने इंसान के लिए खास तौर पर आत्मिक रूपों के बारे में लंबी चर्चा की है। आत्मिक रूपों के कई तरह के स्तर होते हैं। सबसे ऊपर आसमान के गोल गोल घूमने वाले पिंडों के रूप हैं। फिर आती है सच्ची समझने की ताकत और जो सीख कर अपने अंदर डाल लेता है वह रूप। इसके बाद वो रूप आते हैं जो जमीन से जुड़े हैं, यानी जो दिमाग में सोच के रूप में बनते हैं। और आखिर में जो बातें हमारे अंदर की समझ, कल्पना और याददाश्त में रहती हैं, वो सब भी एक तरह के रूप हैं जिन्हें उन्होंने कारण या वजह कहा। आसमान के पिंड और समझने की ताकत एकदम अलग और सबसे ऊंचे स्तर पर है। जो रूप सिर्फ दिमाग में है वो थोड़े नीचे हैं क्योंकि वो जमीन की चीजों से जुड़े रहते हैं। अवेम पेस ने बताया कि हमारी साधारण समझ, कल्पना और याददाश्त की चीजें उतनी ऊंची नहीं होती, लेकिन फिर भी वो भी आत्मिक रूप ही है। आमतौर पर देखा जाए तो कोई भी चीज जैसे पेड़ या घोड़ा, उसके बारे में सोचने पर जो रूप हमारे मन में बनता है वो भी इसी श्रेणी में आता है। इंसान जिन चीजों को देख चुका है या नहीं देखा, दोनों तरह के रूप उसकी सोच में आ सकते हैं। उन्होंने साफ बताया कि कल्पना, याददाश्त और साधारण समझ की जो बातें होती हैं वे भी अलग अलग होती हैं और उनमें जो रूप बनता है उसका स्तर कम या ज्यादा हो सकता है। इंसान की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वह इन रूपों को समझ सकता है, चाहे वो सच्चे हो या झूठे। अगर कोई रूप हमारी सामान्य समझ से आया है तो वो अक्सर सही होता है। यह रूप इंसान की पूरी जिंदगी
और सोच में अहम भूमिका निभाते हैं। यहाँ तक कि जो पैगंबरों को अल्लाह की तरफ से बात मिलती है वह भी खास किस्म का आत्मिक रूप ही है, जो सीधे सीधे समझ की सबसे ऊंची ताकत से मिलती है। अवेम्पेस ने माना कि ये बातें कुदरती दुनिया से आगे हैं, ये खुदा की तरफ से इंसान को दिया गया तोहफा है। सूफियों का अनुभव खास आत्मिक रूपों के स्तर का होता है, जहाँ साधारण समझ, कल्पना और याददाश्त काम करते हैं, लेकिन वे लोग इन्हें सबसे ऊंचे रूप मान लेते हैं। वे समझते हैं कि इन तीनों शक्तियों के मेल से सबसे बड़ी खुशी मिलती है, जबकि असल में ऐसा नहीं है। इंसान को अपनी अलग अलग शक्तियों को ठीक से संभालना और इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो समझने वाली शक्ति हो या खाने पीने वाली। अलग अलग इंसान में कोई शक्ति ज्यादा हावी रहती है, कुछ में शरीर की तो कुछ में आत्मा की। अवेम्पेस कुछ दरवेश और सूफियों को आत्मा की तरफ झुका मानते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग दोनों का मिश्रण होते हैं। इंसान की जिंदगी में आत्मिक रूप बहुत साधारण भी हो सकते हैं, जैसे कपड़े पहनना, घर बनाना या खाना खाना। कपड़े दो तरह से काम करते हैं, एक तो शरीर की हिफाजत के लिए और दूसरा सुंदर दिखने के लिए। अच्छे काम भी कल्पना की शक्ति से जुड़े होते हैं, क्योंकि उनका असर लोगों के मन पर पड़ता है। आम लोगों की आत्मिकता बस इन्हीं छोटी छोटी चीजों तक सीमित रहती है। सिर्फ समझदार लोग यानी दार्शनिक ही सबसे ऊंचे आत्मिक रूप तक पहुंचते हैं, जो पूरी तरह अमूर्त और व्यापक होते हैं। दार्शनिक लोग शरीर और साधारण आत्मिक रूपों का भी ध्यान रखते हैं, लेकिन उनका असली मकसद सबसे ऊपर के रूप तक पहुंचना होता है। इंसान के ऊंचे आत्मिक काम उसे और भी ऊंचा बना देते हैं, और जब वो पूरी समझ हासिल कर लेता है तो वो खुद भी रोशनी की तरह हो जाता। तब उसके अंदर आम इंसान जैसी कमजोरियां नहीं रह जाती। बाद में अवेम्पेस ने अपनी सोच को और साफ किया। उन्होंने बताया कि सबसे पहले आम लोग बस उन्हीं चीजों को समझते हैं जो उनके सामने होती हैं। दूसरे स्तर पर वो लोग आते हैं जो प्राकृतिक या दार्शनिक सोच रखते हैं और वो आत्मिक रूपों को समझ पाते हैं। तीसरा और सबसे ऊंचा स्तर है जहां इंसान असली समझ तक पहुंचता है। उन्होंने इसका उदाहरण गुफा में बंद लोगों से दिया। जैसे गुफा में लोग सिर्फ परछाई देखते हैं, वैसे ही आम लोग असली समझ से दूर रहते हैं। पर जो बाहर निकलकर असली रोशनी देख लेता है वही सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचता है। लेकिन अवेम्पेस के अनुसार असली समझ वह है जो पूरी तरह किसी चीज से जुड़ी हो और जिसमें कोई भी भौतिक या आत्मिक मिलावट न हो। असल में सबसे ऊंची समझ वही है जो अपने आप में पूरी हो जाती है। जो इंसान इस ऊंचे दर्जे तक पहुंच जाता है वही सच्ची रोशनी बन जाता है। तब उसे किसी भी तरह की आम समझ या आत्मिक रूपों की जरूरत नहीं रह जाती। ऐसे में उसका अनुभव एकदम अलौकिक या खुदा की नेमत जैसा हो जाता है। दूसरी तरफ रोजमर्रा की समझ और बुद्धि का इस्तेमाल आम तौर पर छोटी छोटी चीजों के लिए होता है, जैसे शहर चलाना या सेना संभालना। अवेम्पेस इन्हें भी जरूरी मानते हैं, लेकिन इनका काम बस आम जिंदगी को आसान बनाना है। अवेम्पेस ने अपनी किताब तदबीर अल मुतवाहिद में लिखा कि इंसान की आत्मा की सेहत ही उसकी असली खुशी है। उन्होंने यह भी कहा कि ज्ञान पाने की खुशी सबसे ऊंची होती है। जब इंसान अज्ञान में रहता है तो उसे तकलीफ होती है, लेकिन जैसे ही उसे सच्चाई मिलती है दर्द खत्म हो जाता है और सुकून मिलता है। लेकिन असली खुशी सच्चाई जानने के बाद ही मिलती है। खुशी तो बस सच्चाई की छाया है। अवेम्पेस के अनुसार सबसे बड़ी खुशी वही है जो हमेशा बनी रहे, और वो सिर्फ उसी को मिलती है जो हमेशा रहने वाली चीजों का ज्ञान पा लेता है। उन्होंने ये भी माना कि सबसे ऊंचे ज्ञान तक पहुंचना या तो इंसान की सबसे बड़ी काबिलियत है या खुदा का दिया हुआ तोहफा है। उन्होंने आखिर में माना कि हर इंसान अपने ज्ञान और मेहनत से ही अपनी तकदीर बना सकता है। इसलिए इंसान को अपने सोचने और समझने की ताकत को इस्तेमाल करना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए,
क्योंकि यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है।